और मैं वहाँ बैठकर 10:30 से लगभग 12 साढ़े 12 तक रो रहा था। जी। कुछ समझ नहीं आ रहा था घर जाकर मैं क्या बताऊँगा। जी। आपने पिछले बार इंटरव्यू दिया है, इस बार प्रीलिम्स फेल कर गया हूँ। प्रीलिम्स में अब कैसा फील होता है सिलेक्शन के बाद? ज़िंदगी क्या बेटर फील होता है या फिर सेलेक्ट सिक्योर फील होता है? हाँ, सिक्योर तो फील होगा और बेटर भी है कि जेपीएससी का इंटरव्यू जैसा था, आपने चाणक्य आईएएस एकेडमी रांची ब्रांच में इंटरव्यू दिया था, यस। कितना सिमिलर था? अच्छा, मतलब इस बीच में मैं कभी डेढ़ घर 2 साल आप हाँ, घर घर डेढ़ सौ गए नहीं। 2 साल में कभी घर नहीं गया। अच्छा। एक मूवी है मांझी द माउंटेन, उसमें एक जी। डायलॉग है, जी। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मतलब मैं मोटिवेशन में बहुत ज़्यादा बिलीव करता नहीं हूँ। मेरा है डिसिप्लिन्ड है और कंसिस्टेंट है तो चीज़ें अचीव हो जाएंगी। जी। तो आपका मन नहीं करता था कि सैटरडे संडे में वीकेंड में घूमें या फिर पार्टी करें या फिर आप जो है बाहर फ्रेंड्स के साथ जाएं? जब जितने भी हमें प्रॉब्लम है ना, हमें सबसे पहले उसको पेपर पे नोट डाउन करना चाहिए। अगर हम नोट डाउन कर लेते हैं ना, हम्म। तो आधा तो सॉल्व हो ही गई। जी। अगर अगर हम खुद से एडजस्ट कर सकते हैं इस चीज़ को तो हम्म। एडजस्ट कर ले, नहीं तो कोचिंग इंस्टीट्यूट एवर क्राइड ड्यूरिंग प्रिपरेशन? क्या ऐसे क्राइड करते थे। मतलब हमेशा रोना ये हाँ, पड़ता है? मतलब याद ही नहीं होगा कितने बार क्राइड किया, लेकिन हाँ, आंसू 2-3 बार आए हैं। बेस्ट टाइम टू स्टडी, मॉर्निंग और इवनिंग? हेलो एवरीवन, आज हमारा सेकंड पॉडकास्ट है और सेकंड पॉडकास्ट के साथ में हम लेकर आए हैं आपके साथ एक न्यू गेस्ट। उम्मीद है आपको हमारा लास्ट एपिसोड पसंद आया होगा और इस एपिसोड में आप मिलेंगे एक सक्सेसफुल कैंडिडेट जिन्होंने 11 टू 13th जेपीएससी में झारखंड फाइनेंस सर्विस पे रैंक 141 अचीव किया है और इनका नाम है मिस्टर ललित नारायण पांडे। वेलकम है आपको हमारे एपिसोड में। थैंक यू और सर। उम्मीद करते हैं आज जो स्टूडेंट्स 14 जेपीएससी या किसी भी सिविल सर्विसेज का तैयारी कर रहे होंगे उनको ये जर्नी बहुत अच्छा लगेगा और आपके पर्सनल लाइफ के साथ में आपके बिहाइंड जितना आपने तैयारी किया है, आपने सिर्फ 25 के एज में जेपीएससी क्लियर किया है सिविल सर्विसेज। तो नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि स्टूडेंट्स को ये फील होता है कि काफ़ी टाइम के बाद ये रिजल्ट अचीव करने को मिलेगा या फिर ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। तो मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपका क्या मानना है इसमें, क्योंकि आपने सिर्फ 25 के एज में झारखंड फाइनेंस सर्विस अचीव किया है और सिर्फ आपने जो है ये पहला अटेम्प्ट में जेपीएससी क्लियर किया है। तो आप इस जर्नी के बारे में मुझे कुछ बताएं। सर जेपीएससी में मेरा पहला पहला अटेम्प्ट था। जी। और ऑल्दो आप देखने में लग रहा है मैं 25 की एज में अचीव कर चुका हूँ, हम्म। लेकिन मैंने जो प्रिपरेशन स्टार्ट किया था कॉलेज डे से स्टार्ट किया था। कॉलेज के जब मैं फाइनल ईयर में था तो मैंने यूपीएससी के प्रिपरेशन स्टार्ट किया। वहाँ से चीज़ें आगे बढ़ी और ये एक साल की जर्नी तो है नहीं, मेरी जर्नी जी। अराउंड 4.5 ईयर की है। और जिसमें मैंने यूपीएससी 4 अटेम्प्ट यूपीएससी में दिए हैं। फिर वहाँ मैं फेल किया था। हम्म। उसके बाद मैंने 2023 वाला सबसे ज़्यादा टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए, जहाँ पे सी सेट फेल कर गया था मैं, क्योंकि 2022 वाले अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू स्टेज तक पहुँचा था। तो वहाँ उस स्टेज के जाने के बाद आप सी सेट में जब फेल करते हो ना, बहुत रोना आता है। उसके बाद मैंने सोचा अब स्टेट पीसेस ट्राई करते हैं। फिर मैं बीपीएससी 2 बार दिया, जैसे 69th वाला दिया था, उसमें मैं फाइनल रैंक नहीं आई थी हमारी, इंटरव्यू स्टेज तक गया और वहाँ मैं 2 मार्क्स से चूक गया था। उसके बाद मैंने फिर जैसे ही 69 का बीपीएससी खत्म हुई थी, हम्म। मेंस खत्म हुई थी, तो जेपीएससी की नोटिफिकेशन आई थी। तो सारे प्रिपरेशन मेरे पहले के थे और झारखंड एक्सप्रेस के कुछ प्रिपरेशन मैंने नोटिफिकेशन आने के बाद किए थे। और झारखंड का मैंने पेपर दिया और प्री मेंस और इंटरव्यू मतलब एक ही बार में क्लियर हो गया। मैं थैंक करता हूँ गॉड को। और जो जी। टीचर्स हैं और चाणक्य एकेडमी को भी मैं बोलूँगा, उनका भी योगदान रहा इस जर्नी को। जैसे प्रीलिम्स स्टेज में भी इनके जो मटेरियल आते हैं हम्म। झारखंड स्पेसिफिक जो आते हैं, वो जी। मैंने पढ़ाई यूज़ किया था। अच्छा। और मेंस में स्पेशली जो बायो का क्वेश्चन इन्होंने हाँ। जो मॉडल आंसर प्रोवाइड किए थे, और साइंस वाले सेक्शन के मॉडल आंसर प्रोवाइड किए थे, क्योंकि जब यूपीएससी हम करते हैं वहाँ साइंस के क्वेश्चन आते नहीं है। और मेरा बैकग्राउंड पॉलिटिकल साइंस से था, तो जी। मुझे साइंस के लिए कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ मटेरियल यूज़ करना था। तो मैंने चाणक्य का साइंस वाले सेक्शन के लिए इनका मटेरियल यूज़ किया था। और वो रेलिवेंट था, क्योंकि एग्जाम में अगर रैंक आए हैं, मार्क्स आए हैं, तो वहाँ से भी आए होंगे। जी। 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 और तो इंटरव्यू के जी। टाइम भी
वो तो मोस्ट रेलिवेंट बोल सकते हो। जो हम्म। इंडस्ट्रीज हैं, जिस तरह के इंटरव्यू का एनवायरनमेंट चाणक्य आईएएस एकेडमी के पास था, उस तरह से बाकियों के पास नहीं था, क्योंकि मैंने टोटल 8-9 इंटरव्यू दिए थे। चाणक्य में आने से पहले मैंने 5 इंटरव्यू दे रखे थे। हम्म। फर्स्ट मार्क क्या मैं देता हूँ, सर बोलते हैं जो उस समय आईबी के डायरेक्टर थे, जिन्होंने बोला था कि थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। उसके बाद मैं अपना 8th मार्क दिया था चाणक्य में, उसने सर ने जब बोला कि गुड टू गो ना, उसके बाद मैंने कोई मार्क नहीं दिए थे, और वो मेरा फाइनल ओके। मार्क था। उसके बाद मैंने जेपीएससी में जाकर सीधा इंटरव्यू दिया था। अच्छा, तो पहले हम ये समझते हैं कि आपने 25 के एज में एग्जाम क्लियर तो किया, हाँ, बट आप तैयारी कॉलेज के टाइम से कर कॉलेज रहे के थे। टाइम से कर रहा था। और जो आप कॉलेज के टाइम से कर रहे थे वो कहीं ना कहीं आप 18 19 20 साल के होंगे, अराउंड अराउंड 20, अराउंड हाँ 20 में स्टार्ट किया, जब मैं 20 ईयर 20 का के था। एज में हाँ, आपने तैयारी स्टार्ट स्टार्ट किया। की थी। तो इस जर्नी का बेस्ट एज क्या है स्टार्ट करने का, और हमें क्या स्टेट पीसीएस का ही तैयारी करना चाहिए स्टार्टिंग से, हम्म। या अब हमें ऊपर लेवल का यूपीएससी लेवल का तैयारी करना चाहिए? हाँ, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। अगर जैसे अगर हमें लगता है कि ये सच है कि यूपीएससी जो है ना, हम्म। वहाँ वो थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव है, हम्म। और वहाँ जो सब्जेक्ट हमें पढ़ने होते हैं ना, वो ज़्यादा पढ़ने होते हैं। हम्म। स्टेट स्पेसिफिक जब हम आते हैं तो चीज़ें कम पढ़नी होती है। हम्म। तो जो लोग यूपीएससी करके आते हैं, तो उनके पास जो स्टेट के लिए आते हैं तो नॉलेज जो है थोड़ा वाइड हो हाँ जाता है। हाँ, वाइडर कवरेज होता है उनके पास। राइट। और स्टेट का जब हम सिर्फ करते हैं ना, तो हम्म। इनका जो मॉड्यूल है, क्योंकि अगर आप स्टेट स्पेसिफिक सिर्फ कर रहे हो, हम्म। जैसे अगर हम झारखंड का ही कर रहे हैं, तो ये हम्म। रेगुलर एग्जाम होती नहीं है। हम्म। तो हमें या तो हम 4 ईयर वेट करें किसी एक एग्जाम के लिए, या 4 ईयर वेट कर रहे हो, या 3 ईयर वेट कर रहे हो, वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग फेज हो जाती है। हम्म। तो यूपीएससी का हम कर रहे हैं, अगर हमें लगता है कि हम स्टेट देने के लिए रेडी हैं, तो हमें दे देना चाहिए उस समय। अच्छा, तो मेरे हिसाब से या फिर आपके अकॉर्डिंग भी हम्म। हमें अगर तैयारी करना है हम्म। तो तैयारी एज सुन एज पॉसिबल स्टार्ट करना चाहिए, 12th के बाद में या फिर कॉलेज के साथ साथ स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि आपका टाइम जो है हम्म। वो यूटिलाइज होता है हम्म। कॉलेज के साथ साथ। हम्म। और तैयारी अगर आपके पास थोड़ा सा बैकग्राउंड है हाँ। या फिर आपका थोड़ा इंटरेस्ट है तो हमेशा हायर लेवल का तैयारी करना चाहिए, हाँ। ताकि जो स्टेट पीसीएस जैसे भी एग्जाम है तो आप उसमें भी क्वालिफाई करने का आपका प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है, बढ़ जाता जो मुझे समझ आ रहा है। है। हाँ। और आपने बताया कि आपने इंटरव्यू में काफ़ी अच्छा आपका प्रिपरेशन हुआ हम्म। और इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गाइडेंस मिला। हाँ। तो उसके बारे में आप मुझे बताइए, क्योंकि हम जानते हैं इंटरव्यू के बारे में काफ़ी लोगों के बीच में एक क्वेश्चन है कि इंटरव्यू का क्वेश्चंस क्या आ सकता है, इंटरव्यूज में क्या पूछते हैं पैनल, या कितने बोर्ड मेंबर होते हैं, या फिर एक ओवरऑल एक मिथ बना हुआ होता हम्म। है कि क्या क्वेश्चंस ट्रिकी होते हैं हम्म। या डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा जाता है। आपका इंटरव्यू कितने देर का रहा, हम्म। जो जेपीएससी का इंटरव्यू था, हाँ। और उसमें क्या आपने फील किया? जेपीएससी में मेरा इंटरव्यू अराउंड 18 मिनट के आसपास चला होता है। एग्जैक्ट उस समय आवाज अलाउड नहीं होती है, तो हम हम्म। लेकर नहीं जाते हैं, लेकिन जब आप रूम से बाहर आते हो तो हम्म। 18 मिनट हो चुके थे। अच्छा। तो 18 मिनट था। बोर्ड मेंबर 3 लोग थे। हम्म। मेरा बोर्ड जो था अनिमा हंसदा मैम का था, और 2 सर थे। और मेरा जो इंटरव्यू वाला जो टाइम था वो 10 जून का था। उससे कुछ दिन पहले आईपीएल खत्म हुई थी, तो हम्म। मेरे से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो थे ना, वो क्रिकेट से थे। अच्छा। हाँ। और दूसरी चीज, इजराइल वाला कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा था। तो हम्म। और मेरा आईआर में मैंने मास्टर किया था ईस्ट एशियन स्टडीज में, तो सर ने आईआर से क्वेश्चन पूछे थे। जैसे डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी पूछा गया था मुझसे, फिर मुझसे काइनेटिक वार वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पे चल रहे हैं ये पूछा गया था। फिर उन्होंने सर ने एक एनालिटिकल क्वेश्चन भी पूछा कि आपको क्या लगता है डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी जो है, लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर है, वो फेल कर रही है? तो फिर मैंने बोला कि सर फेल तो नहीं कर रही है। तो फिर उन्होंने बोला कि आप कैसे डिफेंड करोगे, कैसे कहोगे वर्ल्ड में वार हो रही है, वर्ल्ड में प्रोटेक्शनिज्म बढ़ रही है, तो आप बोल रहे हो डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी फेल क्यों नहीं कर रही है? तो इस पे फिर डिस्कशन हुई। फिर सर इराक पे आ गए थे, और वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन पे बात हुई थी। फिर झारखंड स्पेसिफिक आ गए। फिर उन्होंने सर ने बोला, मैम ने पूछा था हम्म। कि झारखंड में वुमेन के लिए जो एग्जाम स्कीम चला रही है गवर्नमेंट, वो क्या क्या है? तो उन्होंने 3 स्कीम का नाम पूछा था। फिर हाँ, फिर मेरी हॉबी जो थी वो कुकिंग है, तो कुकिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे।
तो क्या उनके पास कोई इंफॉर्मेशन होता है आपका डैफ या कुछ डिटेल्स रहता है उसके अकॉर्डिंग वो क्वेश्चंस पूछते हैं, या फिर वो आपके बाद से ही फिर वो नेक्स्ट क्वेश्चंस वो हाँ, चेयरमैन पूछते हैं? चेयरमैन चेयरमैन जो होते हैं उनके हम्म। पास एक पेपर होता है। अब पेपर में क्या होता है वो हमें दिखता नहीं क्योंकि हम दूर पे बैठे होते हैं। अच्छा। उस पेपर में और जैसे मैं एंट्री करते हैं हम उस समय उनका मेरे लिए फर्स्ट क्वेश्चन था कि आपने हम्म। 10th कहाँ से किया। हम्म। तो जब हुआ कि 10th कहाँ से किया तो फिर यहाँ से डिस्कशन स्टार्ट होती है। तो मैंने बोला था अशोक हाई स्कूल है। तो अशोक के बाद मगध डायनेस्टी में चले गए और फिर मैं बिहार से था तो उस पर थोड़ी सी डिस्कशन हुई। हम्म। और उसके तो बाकी जो सर थे उन्होंने वो नॉर्मली पूछते हैं, उनके पास कोई पेपर नहीं होता है। हम्म। तो वो डायरेक्टली पूछते हैं कि आपका ग्रेजुएशन क्या है। तो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट जैसे मेरा पॉलिटिकल साइंस था तो उन्होंने पॉलिटिकल साइंस से कुछ क्वेश्चन पूछ दिए। दूसरे वाले सर थे कि आपकी हॉबी क्या है। तो ओके। वहाँ से क्वेश्चन पूछ दिए। तो एक पेपर होता है वो जो चेयरमैन होते हैं उनके पास होता है। बाकी किसी के पास कोई पेपर नहीं होता है लेकिन एक वाइट पेज होता है तीनों के पास। जब हम इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो हम्म। पेन से कुछ लिख रहे होते हैं। अच्छा। शायद वो मार्क्स लिख रहे हों या कुछ इवेल्युएशन का जी। क्राइटेरिया वो लिख रहे हों। जी। ओके, तो आपका जो इंटरव्यू हम्म। जेपीएससी का इंटरव्यू हम्म। जैसा था, हम्म। आपने चाणक्य आईएएस एकेडमी रांची ब्रांच में इंटरव्यू दिया था, जी तो सर। कितना सिमिलर था? हाँ, ऑलमोस्ट सिमिलर था। जैसे वे ऑफ एंट्री जैसे हम जिस तरह से हमें चाणक्य मैं एंट्री से पॉइंट से लेकर एग्जिट पॉइंट तक बताता हूँ आपको। जी। जैसे चाणक्य में हमें इंटरव्यू से पहले वेट कराया जाता है गेट के पास। हम्म। जेपीएससी में भी वैसा ही था। चेयरमैन होते हैं। चाणक्य में भी यहाँ 5 मेंबर की बोर्ड थी। जी। वहाँ 3 मेंबर की बोर्ड थी। जी। जैसे यहाँ पे राजीव माथुर सर थे जो आईबी के चीफ आईबी डायरेक्टर की थे। उन्होंने ही मेरा लिया जी। था। और एम्बेसडर रीना पांडे मैम थी। हाँ, वो भी जी। थी मेरे बोर्ड में। और अच्छा एक अच्छा। जेपीएससी के चेयरमैन फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हाँ थे हाँ जी। वो सर भी थे। ओरांव सर थे। हाँ। और चीफ सेक्रेटरी सर, हम्म। एक्स चीफ हाँ, तो सेक्रेटरी जो सर, हाँ। मैम थी जो एम्बेसडर रह चुकी थी आईएफएस जी। वाली मैम, उन्होंने जो क्वेश्चन ऑलमोस्ट क्वेश्चन पूछे थे। जैसे मेरे कुकिंग वाले हॉबी के बारे में मैम ने हम्म। यहाँ क्वेश्चन पूछा था। अच्छा। और जब कुकिंग वाले मेरे वहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए जेपीएससी ऑफिस में जी। तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन सिमिलर ही थे। हम्म। 3-4 क्वेश्चन मैम ने यहाँ बहुत ज़्यादा पूछा था। हम्म। मैम ने तो 10-12 क्वेश्चन पूछे थे कुकिंग के जी। बारे में। लेकिन वहाँ मुझसे 3-4 ही पूछा गया था। तो हम्म। कुकिंग वाला चीज़ तो सिमिलर था। जो चेयरमैन सर का रिस्पॉन्स था वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर था। हम्म। बाकी मेंबर्स ने जैसे यहाँ हमें खोरथा में मेरा लैंग्वेज पेपर खोरथा था। तो खोरथा में यहाँ सवाल पूछे गए थे। हम्म। लेकिन जेपीएससी बोर्ड मेंबर है उन्होंने खोरथा में मेरे से कुछ नहीं पूछा था। तो ये आपने ये बताया कि आपने खोटा रखा अपना लैंग्वेज पेपर हम्म। में, हम्म। और आप बिलोंग करते बिहार से, बिहार से। तो आपको तो बिल्कुल आइडिया नहीं होगा खोटा लैंग्वेज के बारे में। कोई आइडिया नहीं। तो जो स्टूडेंट जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं अपना खोटा लैंग्वेज, हम्म। उसके लिए कैसे शुरुआत किया जाए? जैसे खोरथा लैंग्वेज का एक सिमिलरिटी है ना कि इनका जो स्क्रिप्ट है वो देवनागरी स्क्रिप्ट है। हम्म। तो हम बचपन से हिंदी तो पढ़ रहे हैं। हम्म। हिंदी में स्क्रिप्ट देवनागरी है। जी। बाकी जो चीज़ें हैं कि इनके हमें जो स्कॉलर्स हैं उनको पढ़ने होते हैं। इनके इवोल्यूशन पढ़ने होते हैं। इनके गीत और इनके कथा हमें ये पढ़ने होते हैं। जब मैं जब मेरा जेपीएससी का प्रीलिम्स हो गया था हम्म। तो कोई लैंग्वेज एक पेपर तो चूज करनी थी। तो और मार्केट में जैसा था कि पिछले बार वाले जो सिलेक्शन हुए थे उसमें इंग्लिश, खोटा के हाँ, खोरथा स्टूडेंट्स खोरथा के थे। स्टूडेंट ज़्यादा थे। जी। तो मेरे अंदर था कि मैं इंग्लिश लूँ या खोरथा लूँ। जी। तो इंग्लिश में भी मुझे स्कॉलर्स को पढ़ने थे हम्म। और मार्क्स भी कम आ रहे थे। और हम्म। खोरथा में मतलब वो एक चॉइस लेनी थी आपको हम्म। या रिस्क बोल लो। जी। तो जी। आपको वो एक गैम्बल था कि आप खोरथा लो या इंग्लिश लो क्योंकि हम्म। इंग्लिश में मैं कंफर्टेबल तो था हाँ हाँ। लिखने में। लेकिन बात वो थी कि मेरे पास कंटेंट ज़्यादा हो जाता है वहाँ पे। खोरथा ओके। का एक तो सिलेबस छोटा है इनका और हाँ हाँ। 40 दिनों के आसपास में किया जा सकता है। आपने तैयारी उसको कर मैंने लिया 40 डेज में? स्क्रेच से स्टार्ट करके और मैंने पेपर खोरथा का भी पेपर मैंने नॉर्मली सारे पेपर्स में जीएस का हाँ हाँ। 3 घंटे के पेपर होते तो 2 घंटे 45 मिनट के आसपास में खत्म कर देता था। खोरथा का भी पेपर मैंने सेम स्पीड से उसी टाइम में खत्म कर दिया था। मतलब ये कह सकते हैं कि आप अगर फ्रॉम स्क्रैच, हाँ। फ्रॉम जीरो हाँ। टू 100 हाँ। आपने खोटा मात्र 40 to 50 डेज वो जो आपने प्रीलिम्स और तैयारी मेंस कर के लिया? टाइम होता है जी। बस उसी टाइम में किया। अच्छा, आपने प्रीलिम से पहले तैयारी किया ही नहीं था खोटा प्रीलिम्स का? से पहले मुझे लैंग्वेज खोरथा लैंग्वेज है इतना हाँ। तो पता था अच्छा। क्योंकि फॉर्म भरते वक्त हाँ हाँ हमें हाँ। उसकी जानकारी हो जाती। हाँ हाँ। लेकिन उसके बारे में और कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं थी। इसका ओके। स्क्रिप्ट क्या है, इसमें कैसे लिखते हैं, क्या हाँ हाँ। पढ़ना होता है, कुछ आइडिया नहीं था। जी। उसके बाद चीज़ें मैंने स्टार्ट किया था। अच्छा, तो आपने प्रीलिम से जो मेंस का टाइम था हम्म। उस बीच में आपने अपना खोटा खोरथा पूरा लैंग्वेज खोरथा रेडी कर लैंग्वेज। लिया।
मेरा क्वेश्चन होगा आपके साथ हम्म, कि आप जब तैयारी कर रहे थे हाँ। तो फैमिलीज का टॉन्ट हम्म, आपके साइड से डिफिकल्ट था, या जेपीएससी का या कोई भी सिविल सर्विसेज का प्रेशर हैंडल करना आपके लिए क्या मुश्किल था? जैसे सिविल सर क्योंकि जनरली प्रिपरेशन आप कर रहे होते हैं हम्म, और जब सिलेक्शन नहीं हो रहा होता है हम्म। तो काफी तरफ से घर से भी प्रेशर होता है। तो क्या आपके फैमिली में भी ऐसा कुछ था, या आपके घर में तरफ से भी कुछ प्रेशर था? मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी बताना चाहूँगा। जी। जैसे 2023 वाला जब मैं यूपीएससी का प्रीलिम्स फेल किया था, हम्म। तो उसके बाद मैं घर गया था। प्रीलिम्स फेल होने के बाद एकदम जो होता है ना कि आप क्राई कर रहे हो जी। और घर जाते हो, जी। तो जैसे पापा ने बोला, पापा मम्मी ने तो उदास तो होंगे ही, हम्म। लेकिन उन्होंने दिखाया नहीं। हम्म। लेकिन जब मैं घर से बाहर निकला तो कुछ लोग थे, उन्होंने बोला कि अब क्या करोगे। तो वो जो चीज़ थी ना, मैं 2023 के बाद फिर मैं घर गया ही नहीं। उसके अच्छा। बाद मैं जेपीएससी सिलेक्शन लेने के बाद ही घर गया हूँ। अच्छा, मतलब इस बीच में मैं कभी डेढ़ घर दो साल नहीं, आप हाँ, घर घर डेढ़ सौ गए नहीं? 2 साल में कभी घर नहीं गया। अच्छा। फिर वो 23 के, मैं जुलाई में लौटा, जून में रिजल्ट आई थी, मैं जुलाई में लौटा था 16 जुलाई को। हम्म। उसके बाद मैं लौटा, फिर बीपीएससी का प्रीलिम्स दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू दिया। मेरा था कि अब फाइनल रिजल्ट आने के बाद ही घर जाऊंगा। जी। तो जो टॉन्ट होती है ना, जी। वो ज़्यादा परेशान करती है। जेपीएससी को तो आप हैंडल कर लोगे क्योंकि उसके लिए लोग हैं आपके पास जिनसे आप बात कर सकते हो। ओके। तो आपको साथ में अपने घर को भी मैनेज करना है, हम्म, और आपको जेपीएससी का या हाँ, फिर कोई भी एग्जाम का प्रेशर भी लेना है। हाँ। ये प्रेशर कितना मुश्किल होता है आपके लिए? आपको क्या फील होता है कि प्रेशर हैंडल करना ये सबके लिए इतना इजी है? जैसा आपने बताया कि हम्म, 1.5 2 साल आप घर नहीं गए, हम्म, तो सबसे सबके लिए ये इजी है? क्योंकि घर की तो सबको याद आती है, फेस्टिवल में घर की याद आती ही हम्म, आती है, या फिर आपको मन करता ही है कि 3 4 महीने में एक बार सबसे मिल ले। हाँ। तो क्या आप परेशान नहीं हुए? आ, और क्या सबके लिए इतना आसान है? जैसा आपने बताया 1.5 2 साल आप इतना, नहीं गए और आपने तैयारी करते रहा, हाँ, इतना और आप डिमोटिवेट नहीं हुए, सबसे इम्पोर्टेंट। मतलब मैं मोटिवेशन में बहुत ज़्यादा बिलीव करता नहीं हूँ। मेरा हम्म। है डिसिप्लिन्ड है, आप कंसिस्टेंट है, तो चीज़ें अचीव हो जाएंगी। हम्म। तो मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन आज है, कल खत्म हो जाएगी, या 1 वीक या 15 डेज चल लेंगे। मोटिवेशन तो उसके बाद खत्म हो जाएगी ना। जी। लेकिन अगर हम डिसिप्लिन्ड है, जैसे मेरा था कि मैं मॉर्निंग में लाइब्रेरी जाता था, अराउंड 8 हम्म। लाइब्रेरी गया, और शाम में 8 9 बजे के आसपास तक लाइब्रेरी में रहा। जी। और पूरे टाइम पढ़ाई नहीं करता था। हाँ। जी। ये मतलब सुबह गया, हाँ। 11 बजे तक पढ़ाई किया। जी। हाँ। कितने देर की तैयारी आपने किया अपने पूरी जर्नी में? जो लोग कहते हैं 10 12 घंटा करना चाहिए सिविल सर्विसेज का, आप तैयारी कर प्रीलिम रहे हैं, प्रीलिम तो क्या 10 12 सच है, या फिर आप कुछ कम तैयारी करके भी निकाल सकते हैं? नहीं। क्योंकि अभी मैंने सुना यूपीएससी की जो भी टॉपर हुई थी शक्ति दुबे मैम, हम्म, उन्होंने मात्र 8 घंटे के डिसिप्लिन स्टडी में उन्होंने यूपीएससी रैंक 1 हम्म। जो है क्लियर किया। तो क्या ये आपके हिसाब से क्या मैंने सच्चाई है? मेरे से मतलब कब वो ऐसे पूरे प्रिपरेशन में हम्म। 8 10 दिन होंगे हम्म। जिसमें मैंने 10 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई की है। अच्छा। जी। लाइब्रेरी में बैठना अलग चीज़ है, हाँ। लेकिन हाँ। पढ़ाई करना अलग चीज़ है। जी। पढ़ाई में अराउंड 8 आवर 9 आवर के आसपास हर रोज का कर लेता था। बट वो बहुत डिसिप्लिन्ड होगा। हाँ, डिसिप्लिन्ड है। तो मतलब जितने टाइम भी आप लाइब्रेरी में बैठे होंगे तो वो डिसिप्लिन्ड वे में आप हाँ, तैयारी कर रहे हाँ, होंगे। उसमें फिर आप वो हाँ। इधर फोन यूज हाँ, कर लेना, उसके या उस फिर हाँ, चाय पी लेना या बात करना, ऐसा नहीं वो होता चाय होगा। पीने का, मैं जैसे हम्म। मेरा था, मैं 4 बजे चाय पीने जाता था, तो हम्म। 4 से 5 अगर मैं चाय पी रहा हूँ तो उसको मैं लाइब्रेरी में तो काउंट कर रहा हूँ, लेकिन हम्म। मैं पढ़ाई में काउंट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो अच्छा। पढ़ाई वाली टाइम तो है नहीं। जी। उसके बाद दोस्तों के साथ आप बात कर रहे हो तो वो टाइम पढ़ाई के लिए काउंट नहीं कर सकते ना। जी। मेरे लिए 8 9 घंटा इनफ है, और इतना पढ़ने में जान निकल जाती। जी। तो आपका मन नहीं करता था कि सैटरडे संडे में, वीकेंड में घूमे, या फिर पार्टी करे, या फिर आप जो है बाहर फ्रेंड्स के साथ जाए? एक बार जब प्रेशर आ जाती है ना, जैसे हम्म। आपको अगर किसी चीज़ को अचीव करना है, तो एक प्रेशर आ जाती है। और मन ना करने का कारण एक ये भी था कि जैसे 23 के बाद, 23 जुलाई, 2023 हाँ, के बाद। हाँ, अ, कभी टाइम ही नहीं मिला। हमेशा मैं किसी ना किसी एग्जाम को दे रहा था। कभी जी। या तो बीपीएससी का प्रीलिम्स था, उसका मेंस था, या जेपीएससी का प्रीलिम्स था, हरियाणा पीसीएस का प्रीलिम्स जी। मेंस था, फिर बीपीएससी का प्रीलिम्स मेंस था। सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट फेज तो मेरे लिए रिजल्ट के बाद वाला हो गया कि अपने अच्छा। पास काम नहीं बचा है कुछ। अच्छा। आपके पास रिजल्ट आ गए हैं तो आप हम्म। उस तरह से पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हो, हम्म। और
ऐसा कोई काम तो है नहीं, आज जैसे मैं घर आ गया 10 दिन में घर जी पे रहा, घर पे कोई काम नहीं था, आप जी। पूरे दिन कितने दिन लोगों से मिलोगे, दो हाँ चार दिन हाँ लोगों से जी। मिलोगे, उसके बाद घर पे बैठकर चाय हम्म पियो, सो जाओ। हम्म। ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट फेज है, रिजल्ट के बाद वाला फेज। रिजल्ट हम्म आने के 10 दिन तो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, हम्म लेकिन उसके बाद जब आपके पास कोई काम नहीं होता, हम्म आपके दोस्त अभी भी प्रिपरेशन स्टेज में है, हम्म तो आप उनको डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते। हम्म। तो ये वाला फेज ज्यादा डिफिकल्ट है, प्रिपरेशन वाला थोड़ा सा इजी था। अच्छा, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आप डिसिप्लिन्ड वे में हम्म, और आपने अच्छे से तैयारी कर लिया, हम्म, तो फिर ये एग्ज़ाम क्या बहुत मुश्किल है या फिर डुएबल है, डुएबल है? डुएबल है। डुएबल है। क्या जो आज के डेट में स्कूल में या कॉलेज में जो स्टूडेंट्स होंगे हम्म, जिनका एकेडमिक्स बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं होगा, हाँ तो उनके लिए क्या ये डुएबल है या फिर नहीं? सर, मैं इसके लिए एक चीज बताना चाहूंगा, एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत ज्यादा मैटर नहीं करते इसमें। जी मेरे खुद के बैकग्राउंड आप देखोगे, मैं 10 12 ग्रेजुएशन, जी। 10 12 में मेरे 70 प्लस के आस 70 अच्छा, परसेंट के आसपास ही मार्क्स हैं, मतलब एवरेज मार्किंग में। एवरेज मार्क्स हैं। ठीक है। ग्रेजुएशन में मेरे 62% मार्क्स हैं, अच्छा। और तो मास्टर में जाकर मैंने 75% किए, हाँ। लेकिन ग्रेजुएशन तक मैं कंप्लीटली एवरेज था। ओके। हम्म, मतलब आमतौर पे जैसे स्टूडेंट्स का एक दिमाग में रहता है, क्वेरी रहता है हम्म, कि मेरे से नहीं हो पाएगा, हम्म, या वो बात मेरे में नहीं है, या मेरे में वो जेपीएससी या यूपीएससी का करने का मेरे में उतना क्षमता नहीं है। हम्म। तो बहुत लोगों के को मोटिवेशन का रिक्वायरमेंट होता है, तो क्या आपका उन स्टूडेंट्स के लिए क्या सजेशन होगा? जैसे जिन्हें लग रहा है कि मेरे से नहीं होगा, तो हम्म। कुछ तो रीजन होगा जिसके कारण उन्हें लग रहा होगा कि नहीं होगा। जी। जैसे सबसे पहले हमें हर चीज का, अगर हमें कोई भी थॉट आ रहा है, हम्म। तो कोई ना कोई रीजन होगा जिसके कारण वो थॉट आ रहा है। हाँ उस हाँ। थॉट को हम अगर नोट डाउन कर लें, तो मोस्ट ऑफ द थॉट जो है ना, वो ऐसे ही एवोपरेट हो जाएंगे, हम्म वो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। जो चीजें हम पढ़ने में अच्छे नहीं है, तो क्या जो पढ़ने में अच्छे नहीं थे उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है ना। हम्म। अगर किसी को लगता है कि हमारी एज ज्यादा हो गई है, कि मैं 25 26 का हो गया, अभी से प्रिपरेशन करूंगा 2 3 साल और लग जाएंगे, हम्म। लेकिन अभी जैसे मैं आपको आज मैं डीवी करा के आ रहा हूँ, अच्छा। और वहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल थे जो 30 प्लस हैं। डीवी। हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थी यार, अच्छा प्रोजेक्ट ठीक वन है। में। तो वहाँ मोस्ट ऑफ तो द पीपल थे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी पे भी हम आएंगे, हाँ, बट मेरा एक क्वेरी है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप बता रहे 30 प्लस स्टूडेंट्स 37 ईयर के भी। के स्टूडेंट्स हाँ थे। हाँ कैंडिडेट्स थे। थे। अच्छा ठीक है। एक चीज, हमें जब जितने भी हमें प्रॉब्लम है ना, हमें सबसे पहले उसको पेपर पे नोट डाउन करना चाहिए। अगर हम नोट डाउन कर लेते हैं ना, हम्म। तो आधा तो सॉल्व हो ही गई हो। जी। अगर अगर हम खुद से एड्रेस कर सकते हैं इश्यूज को, तो हम्म एड्रेस कर ले, नहीं तो कोचिंग इंस्टीट्यूट। हम्म जैसे अगर हमें लगता है कि हम पढ़ने में कमजोर हैं, हम्म तो उसके लिए जो कोचिंग्स हैं, क्योंकि हम्म। अगर हम पढ़ने में कमजोर है तो सेल्फ स्टडी से तो होगा नहीं हमसे, राइट। या हम उस तरह से हमारी बेसिक स्ट्रांग नहीं है, हम्म। तो हम किसी इंस्टीट्यूट का हेल्प ले लेते हैं फिर। राइट। तो वो चीजें जो हम, अगर हम खुद से पढ़ के पढ़ने में कमजोर भी हैं, खुद से पढ़ रहे हैं, तो 3 4 साल चली जाएगी। अगर हम्म हम किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लेते हैं, हम्म। टीचर उस चीज को वन 1 ईयर या 1.5 ईयर में खत्म कर देंगे, अच्छा। और चीजें हमारे लिए आसान हो जाएंगी। ओके, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या सेल्फ स्टडी आपके लिए क्या सजेशन, आप क्या सजेशन फीडबैक देंगे? मैं तो कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ जाना चाहूंगा, क्योंकि सेल्फ स्टडी ठीक है, किया जा सकता है, क्योंकि जी। अगर आपका कॉलेज इंडिया का टॉप कॉलेजेस नहीं है हम्म जहाँ आपको सेल्फ स्टडी करना सिखाया गया है, अगर हम नॉर्मल कॉलेजेस से हैं, जैसे हम बिहार झारखंड के किसी कॉलेज से हैं, नॉर्मल कॉलेज से, हम्म जहाँ ग्रेजुएशन की डिग्री 3 ईयर में की जगह पे 5 ईयर में मिल रही है, हम्म वहां से आप आने के बाद सेल्फ स्टडी करना, मतलब ये थोड़ा सा जो है ना, खुद को क्या बोलते हैं उसको, ओवर एस्टिमेट करना हो जाता है। जी। क्योंकि अगर आप वहां से आ रहे हो, तो चीजें मुश्किल है, क्योंकि अब अपना डिग्री जो, एक तो अपनी कॉलेज में पढ़ाई हो नहीं रही है, हम्म तो आपको किसी ना किसी इंस्टीट्यूट का हेल्प लेना पड़ेगा, जो आपको बेसिक क्लियर करा दे। या ओके। आप साइंस बैकग्राउंड से, जैसे इंजीनियरिंग कर जी। रहे हैं लोग, इंजीनियरिंग के बाद आते हैं, हम्म अगर इंजीनियरिंग के बाद आ रहे हो आप, तो इंजीनियरिंग में आपको यहाँ मोस्टली सोशल साइंस पढ़ने हमें, हम्म और वहाँ आपने जो चीज़ पढ़ी है उसका बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है नहीं यहाँ पे। हम्म। तो मुझे लगता है कोचिंग उस समय आपको ले लेना चाहिए, अगर आपको लगती है कि ज़रूरत है तो ले लेना चाहिए। ओके। और जैसा कि मुझे पता चला आपके बैकग्राउंड के बारे में कि आपने प्राइवेट जॉब, आपके पास ऑफर था
बट वो छोड़ करके आपने सिविल सर्विसेज चूज किया। एक्चुअली वो प्राइवेट जॉब नहीं है। हाँ जैसे हाँ। मैंने जब अपने मास्टर कंप्लीट किया ना, तो मेरा ईस्ट एशियन स्टडीज था हम्म। और उसमें मेजर जापान था। हम्म। इंडिया जापान रिलेशन पे मैंने बहुत सारे रिसर्च पेपर लिखे थे। ओके। तो उसके बाद मेरे पास ऑफर आया था। जी, आपने पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन किया था? पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन किया, ठीक फिर है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से ईस्ट एशियन स्टडीज में मास्टर किया। ओके। उस समय जो हमने रिसर्च पेपर लिखे थे ना, हम्म। तो उसके बाद जापान के जो एम्बेसी है ना, हम्म। उनका एक स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, वो टेस्ट मैंने दिया था और वो टेस्ट मैंने क्लियर कर लिया था। उसके बाद इंटरव्यू होती है, तो जो यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो है ना, वो पीएचडी के लिए ऑफर देते हैं आपको। तो उनका स्टाइपेंड अच्छा होता है, जो आप वहाँ रह के पढ़ाई करना है, पीएचडी करना है और इंडिया जापान रिलेशन पे आपको वर्क करना है। और वहाँ स्टाइपेंड अराउंड 1 लाख 1,03,000 रुपए थे शायद। अच्छा। तो उससे वो 2022 की बात है, उस समय मेरे हम्म। यूपीएससी के प्रीलिम्स मेंस निकल रहे थे। अच्छा। तो मैंने कहा कि अभी नहीं जाते हैं वहाँ। जी। तो फिर मैं इधर आया। ओके। और अगर हम आपके थोड़े फ्लैशबैक में जाते हैं हम्म, कि आपने तैयारी स्टार्ट कहाँ से किया, तैयारी स्टार्ट क्यों किया, हम्म, या फिर आपको क्या चीज़ मोटिवेट किया तैयारी स्टार्ट करने पे, तो आप मुझे उसके बारे में बताएं कि कैसे ये जर्नी स्टार्ट हुई सिविल सर्विसेज की। सिविल सर्विस जर्नी स्टार्ट करने के लिए मैं अपने भैया, एक मेरे भैया हैं, फुफेरा भाई लगते हैं, जी। और निखिल सिंह नाम है उनका। उनका 2017 में जी। 276 रैंक है, अभी आईआरएस ऑफिसर है। अच्छा, इंडियन रेवेन्यू रेवेन्यू सर्विस। सर्विस ओके, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में है वो। ओके। कोलकाता पोस्टेड है अभी। अच्छा। तो उनका 2017 में जब रिजल्ट आया था, तो मैं उस समय 12 क्लास में था। तो मुझे इतना तो श्योर था, क्योंकि हम दोनों साथ में पढ़े थे, साथ में खेलते थे। जी। हमें पता था, क्योंकि उन्होंने आईआईटी ट्राई किए थे, नहीं हुए थे। एनआईटी उनको नहीं मिला था, तो उन्होंने बीआईटी मिश्रा रांची जो है ना, जी। यहाँ से उन्होंने बीटेक किया अच्छा, था। उन्होंने आईआईटी क्लियर मतलब ट्राई ट्राई किया, किया तो नहीं नहीं हुआ। नहीं मिला था कॉलेज। ओके, और बट उनका यूपीएससी क्लियर हो गया। हाँ, यूपीएससी उनका सेकंड अटेम्प्ट में ही क्लियर हो गया। ओके। तो यहाँ था कि यहाँ चीजें आपको मैटर नहीं करता आप कहाँ से आते हो। हम्म। उन्होंने बीआईटी मिश्रा से प्रोडक्शन इंजीनियरिंग किया था, ओके। और उसके बाद चीजें स्मूथ, उन्होंने जाकर कुछ साल उन्होंने जॉब भी किया। हम्म। तो मैंने उनको देखा था बहुत ज्यादा, मतलब आपको समझ में आ जाता है कि हम अगर हमारे भाई हैं तो हमें पता है कि वो हम्म। कितना उन्हें आता है। जी। तो मुझे लगा कि जब ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। जी। तो 12 के बाद था, तो 12 के बाद मैं 12 में मेरा साइंस था, ओके। तो मुझे भी इंजीनियरिंग करनी थी। जी। तो मैंने सोचा कि जब यूपीएससी ही करना है, जब भाई का हो गया तो मेरा भी हो जाएगा। अल्टीमेटली तो यूपीएससी ही यूपीएससी करना करना है, है। तो मैंने जी। कहा कि अब वो इंजीनियरिंग नहीं करते हैं। हम्म। मैंने पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन फिर मैंने चूज किया। ठीक है। और फिर 1-2 साल कॉलेज में जो भी पढ़ाई हुए हम्म। किया। फिर फाइनल ईयर में मैंने सोचा यूपीएससी अब स्टार्ट कर देते हैं। हम्म। और फिर मैंने जब फाइनल ईयर में था 20 में, तो मैंने प्रीलिम्स दिया था। तो वहाँ मैं फेल कर गया, तो उसके आगे मैंने चीज़ें फिर एक इंस्टीट्यूट का हेल्प लिया और उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ी। ओके। तो भाई आपके जो थे, उन्होंने यूपीएससी क्लियर किया सेकेंड सेकंड अटेम्प्ट अटेम्प्ट में, में तो आपका मोटिवेशन उनको देखकर ही आया आपके पास अंदर कि यूपीएससी अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर मैं सकता भी कर हूँ। सकता हूँ। तो उन्होंने सेकेंड अटेम्प्ट में जब क्लियर किया, तो क्या आपको ये फील हुआ कि ये एग्ज़ाम आईआईटी से ज़्यादा इजी है, क्योंकि उन्होंने आईआईटी क्लियर नहीं किया और यूपीएससी क्लियर कर लिया, तो इसलिए आपने वो प्लान ड्रॉप किया अपना जेई मेंस जो है आईआईटी नहीं करने का? नहीं, इजी का यहाँ बात नहीं था। जी। मैं इसलिए ड्रॉप किया क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपको सेम ही चीज अगर सोशल साइंस ही पढ़ना है, हाँ हाँ। तो ग्रेजुएशन में सोशल साइंस पढ़ लें। क्योंकि ग्रेजुएशन मैंने पॉलिटिकल साइंस मेरा मेजर था। उसके बाद हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स मैंने माइनर रखे थे। हम्म। तो मैंने सोचा कि अगर इस चीजें अगर अगर मैं आईआईटी कर लिया, आईआईटी करने के बाद मैं वहाँ 4 साल इंजीनियरिंग कर भी लिया, उसके बाद आकर कहीं जॉब किया या फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन में आता हूँ, तो जो जर्नी है ना लंबा हो जाएगा। लंबा हो जाएगा। तो मैंने सोचा इसे कट डाउन करते हैं। मतलब कि आप इस एज, जिस एज में अभी आप है हाँ, सेलेक्टेड कैंडिडेट, हाँ, उस एज में आप तैयारी स्टार्ट कर रहे स्टार्ट होते हैं। करता, क्योंकि मेरे भैया का जो सिलेक्शन हुआ जी। था 28 ईयर में हुआ था। ओके। उन्होंने जॉब ग्रेजुएशन किया, जॉब, उसके बाद 3 साल जॉब किया, उसके बाद उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया। तो प्रिपरेशन सेकेंड अटेम्प्ट था, लेकिन उनकी प्रिपरेशन अराउंड 3.5 ईयर के आसपास लग गया था उन्हें टाइम। 3.5 ईयर या जी। 4 ईयर आप कह सकते हो। ओके। तो उनकी जब फाइनल सिलेक्शन हुई थी वो 28 प्लस हो गए थे। जी।
तो वहां जाने से अच्छा आप टाइम को पहले ही सॉर्ट आउट कर लो। राइट। मैंने ये चूज किया था। चाणक्य आईएएस एकेडमी रांची का आपके जर्नी में क्या रोल रहा? हाँ, चाणक्य आईएएस एकेडमी जैसे प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू तीनों स्टेज पे रेलेवेंट था। ओके। और एक वर्ड जो अगर बोलना हो ना मुझे, तो जी। वो मैं बोलूँगा रेलिवेंसी। अच्छा। बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। जी। इंटरव्यू स्टेज में तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ का जो फीडबैक मिला, इसके बाद तो मैंने इंटरव्यू देना ही बंद कर दिया था। ओके। यहाँ 2 इंटरव्यू दिया मैंने। जी। और जो से लास्ट इंटरव्यू था वो मेरा जेपीएससी से पहले, उसके बाद मैंने किसी और इंस्टीट्यूट को इंटरव्यू नहीं दिया। ओके। प्रीलिम्स स्टेज में झारखंड स्पेसिफिक जो सेक्शन होते हैं ना, हम्म। इनका बुकलेट आती है, वो मैंने पढ़ा था। ओके। और इनके ओपन जो मार्क टेस्ट होते हैं, जी। वो भी लिया था। जी। हाँ, मैंने ओपन वाला लिया था। हाँ हाँ। जी। और मेंस स्टेज में साइंस वाला सेक्शन मैंने चाणक्य से किया था। अच्छा। मैं आपके साथ एक रैपिड फायर खेलना चाहूँगा। ठीक है आप उसका जवाब तुरंत दीजिएगा। ठीक है सर। वन वर्ड फॉर चाणक्य आईएएस एकेडमी। रेलिवेंट। रेलेवेंट। बिगेस्ट मिथ अबाउट जेपीएससी प्रिपरेशन। इट इज द गेम ऑफ लक। ओके। वन सब्जेक्ट यू विश नेवर एग्जिस्टेड। सर इट विल बी बायोलॉजी। ओके। क्योंकि बायोलॉजी से बचपन से वो इंटरेस्ट जनरेट नहीं हो पाया था। शायद मेरे टीचर उस तरह से इंटरेस्ट जनरेट करने में फेल हो गए थे, या मैंने क्लास 10 तक अच्छे से पढ़ाई नहीं किया होगा। जी। क्योंकि जब जेपीएससी में मैं बायोलॉजी का पेपर था, तो हाँ मैं हाँ सिर्फ पीवाईक्यू, रट्टाफिकेशन जो बोलते हैं हाँ। ना, मैं अरे रट कर गया मुझे था। भी बायोलॉजी नहीं पसंद। नहीं सर। मुझे फिजिक्स पसंद था। हाँ, केमिस्ट्री समझ आ केमिस्ट्री। जाता था। हाँ, बायोलॉजी इस नहीं समझ आता था। तो और फेवरेट सब्जेक्ट आपका? फेवरेट तो पॉलिटिकल साइंस है। पॉलिटिकल हाँ, साइंस। तो आपने पॉलिटिकल साइंस में इसलिए मैंने ग्रेजुएशन इसलिए भी मैंने किया? ग्रेजुएशन भी किया है। ओके। और रैपिड फायर का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवर क्राइड ड्यूरिंग प्रिपरेशन? सर एक बार क्या, हमेशा क्राइड करते थे। मतलब हमेशा रोना ये, हाँ पड़ता है। मतलब याद भी नहीं होगा कितने बार क्राइड किए हैं, लेकिन हाँ आंसू 2-3 बार आए हैं। जी। जैसे जब रिजल्ट आता है, जी। एक सबसे ज्यादा आंसू तो मेरे 2023 में आए थे। हम्म। और उसके बाद आंसू आना बंद हो गया जब था। इंटरव्यू नहीं हुआ? हाँ, जी। नहीं 2023 इंटरव्यू वाले में रोया था मैं, जी। लेकिन उस तरह से नहीं रोया था। लेकिन जब सीसेट फेल किया था ना, हाँ हाँ। तो लिटरली मैं घर जा रहा था, पैदल लाइब्रेरी से घर जा रहा था। जी। वहाँ एक बीच में बस स्टॉप आता है, हम्म। मैं वहाँ बैठ कर रो रहा था। और कुछ लोग, उसके बगल में सब्जी मंडी है, अच्छा। कुछ लोग लग रहा था कि मेरे किसी कारण से मैं रो रहा हूँ। जी। कुछ लोग जाते वक्त मतलब यहाँ तक कि कुछ पूछ रहे थे, कुछ चाहिए तुझे, कहीं जाना है। कोई और प्रॉब्लम हाँ, तो नहीं है? क्योंकि वो रात के लगभग जी। 10:30 बजे के आसपास रिजल्ट आया था। और मैं वहाँ बैठकर 10:30 से लगभग 12-12:30 तक रो रहा था। जी। कुछ समझ नहीं आ रहा था, घर जाकर मैं क्या बताऊंगा। जी। आपने पिछले बार इंटरव्यू दिया है, इस बार प्रीलिम्स फेल कर गए हो। प्रीलिम्स नहीं हुआ? और जी। मैंने सारे कोचिंग में बैठ, मतलब मेंस के लिए भी मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिए थे, जी। ऑप्शनल का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिया था, क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लिया। हर चीज़ करने के बाद आप प्रीलिम्स स्टेज, क्योंकि जी। जो मैं 100% श्योर था कि मैं पास ही करूंगा, राइट। तो वो उसमें सबसे ज़्यादा क्राई किया था। उसके बाद राइट। तो क्राई करने वाला ऐसा मोमेंट बहुत ज़्यादा नहीं आया, लेकिन हाँ बहुत बार किया राइट। बेस्ट टाइम टू स्टडी, मॉर्निंग और इवनिंग? हूँ। मॉर्निंग से। मॉर्निंग। हाँ, क्यों मॉर्निंग? मॉर्निंग में एक तो नेचर के साथ हम कोलैबोरेट कर पाते हैं, और नेचुरल साइकिल, नेचर, एक तो नेचर वाला नेचुरल लाइट यूज़ कर लेते हैं। और सेकंड, जब हम नाइट में, एक ड्रॉबैक ये है कि जब मेरे साथ था कि मैं जैसे अगर रात को पढ़ा, 11 साढ़े 11 तक पढ़ता था, उसके बाद अगर एक बार फ़ोन उठा लिया ना, तो फिर 1-1.5 घंटे निकल जाते थे मेरे, तो वहाँ वो ओके। चीज़ें टाइम वेस्ट हो जाती थी। मतलब हम कह सकते हैं कि सुबह ज़्यादा फोकस्ड वे में पढ़ हम सकते हैं। फोकस्ड वे में पढ़ सकते हैं। ओके, आप ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे, हम्म, आप ज़्यादा क्योंकि अच्छे से आपका तैयारी हो सकता हाँ, है। क्योंकि जैसे हम जी। जब मॉर्निंग में उठते हैं, जी। तो उस समय अपना माइंड सारा फ्रेश। एनर्जी जमा करके और फ्रेश रहता है। तो अगर आप उठने के 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद पढ़ाई करते हैं, तो अगले 3-4 घंटे आप बहुत अच्छे इफिशियंटली पढ़ाई करोगे। राइट। अगर आप लेट नाइट भी स्टडी कर रहे हो, तो कितना भी तो दिन में 2 बजे जग जाओगे आप। 2 बजे जग रहे हो, और उसके बाद आप 2-3 घंटा ऐसे बर्बाद कर देते हो, और नाइट के चक्कर में आप पढ़ रहे हो, तो अराउंड 5 to 6 स्टार्ट करो पढ़ना। जी। और मोस्टली आप कितना देर पढ़ पाओगे वहाँ, 6 घंटे 7 घंटे, मतलब राइट। मैं उतना ही पढ़ पाता जी। था, तो जी। मैं मॉर्निंग को प्रेफर करता था। ओके। मोस्ट यूज्ड ऐप ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन? सर मैंने नोटेबिलिटी यूज़ किया था, वो अच्छा। हाँ, आईपैड में एक ऐप आती है जिसमें क्या है ये ऐप? जैसे हम पेन और पेपर पे लिखते हैं ना, तो सेम तरह से हम पेन और पेपर की तरह ही हम नोटेबिलिटी में लिख पाते हैं।
ओके। जैसे आपको कोई बुक है, जी उसमें जी कुछ हाईलाइट करनी है, तो हाईलाइट तो हम किसी भी ऐप में कर लेते हैं। जी। लेकिन अगर उसी टाइम पे आपको अगर मन है कि हाथ से पेन से जैसे हम लिखते हैं तो उस तरह से लिखें, हम्म। तो नोटेबिलिटी में फीचर होती है, तो हम्म मैं उसे यूज़ करता था। और अर्ली स्टेज ऑफ प्रिपरेशन में तो मैं बुक पढ़ रहा था, हम्म। लेकिन वो चीज़ें ये समझ में आ रही थी कि चीज़ों को कैरी करना बहुत मुश्किल है। अगर आप कहीं हम्म। शिफ्ट एग्जाम देने जा रहे हो, जी तो चीज़ों को आप लेकर कैसे जाओगे, लास्ट टाइम रिवाइज कैसे करोगे। जी। और नोटेबिलिटी में है कि आप चीज़ों को स्कैन कर लो, और वहाँ वन क्लिक पे आपके सामने होती है चीज़ें। तो अच्छा। एग्जाम से 10 दिन पहले अगर पूरे सिलेबस को रिवाइज करना है, तो इजीली रिवाइज कर सकते हो। जो आपको जो ट्रेडिशनल बुक और कॉपी हम्म। वाला मेथड था, तो मेरे से नहीं हो पा रहा था। अच्छा, तो तो मैंने वो आपने वो डिजिटल, ऐप के हाँ, थ्रू ही ऐप आपने के, अपना आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस एक तरह से किया? नहीं, आंसर राइटिंग तो मैंने पेन और पेपर पे ही किया है। अच्छा, फिर वो ऐप में आपने क्या आंसर्स आपने लिखा? जैसे मैंने हाँ। ऑनलाइन मार्क दिए, ओके। तो उसके इवेल्युएशन आए मेरे पास। हम्म। अगर सर ने कोई रिमार्क्स दिया, हम्म या जो इवेलुएटर उन्होंने रिमार्क्स दिया, हम्म। अगर मुझे उस पर कोई कंसर्न है, तो हम्म। एक तो मैं टाइप करके भेज सकता हूँ, जी। मैं बताऊंगा इस पॉइंट अच्छा, पे। आपने उस ऐप में पेन से उसमें हाँ, लिख पेन से करके? लिखा कि सर ये वाला चीज़ें हाँ हाँ। कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा। एकदम टू द पॉइंट हम चीज़ों को मार्क कर पा रहे थे वहाँ ओके पे, ओके। तो तो इसलिए मैं, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारी कर हाँ, रहे हैं, नोटेबिलिटी मुझे यूज़ कर लगता है सकते ये हैं। ऐप उनको हाँ, ज़रूर बहुत अच्छी डाउनलोड कर यूज़ है। लेना चाहिए। क्या स्पेलिंग है ऐप का? नोटेबिलिटी, अच्छा। हाँ, NOTABILITY। ओके। तैयारी का कोई थीम सॉन्ग, अगर रैप में हो या बॉलीवुड में हो, तो आप क्या? जैसे एक मूवी हम्म, है मांझी द माउंटेन, उसमें एक जी डायलॉग है, जी जी। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये तो डायलॉग हो गया। हाँ, तो यही लेकिन था। हाँ, लेकिन आप रिलेवेंट आपको हाँ, फील होता था? रेलेवेंट है, क्योंकि मैं, एक बार जब आप सक्सेसफुल हो, पहले आप कितना भी बार भी फेल करते हो, जी तो फेल होने के बाद बुरा लगता है, लेकिन जी जब एक बार भी सक्सेस सारे फेलियर को कवर कर देता है, जी। फिर आप कोई, बिहार से है तो मैं मान, हाँ हम जी, मांझी द मांझी माउंटेन द मैन। माउंटेन मैन, हाँ, वो भी बिहार से थे, क्योंकि आप उन्होंने इंस्पायर्ड है उनसे 20 मिलकर? ईयर उन्होंने जी एक रास्ते बनाने के लिए 20 ईयर उन्होंने चेसल डाउन किया, पूरे माउंटेन जी को चेसल जी डाउन कर दिया। जी। तो हम तो 3-4 साल तो दे ही सकते हैं एक एग्जाम को क्रैक करने के लिए। बिल्कुल।